लास्ट टाइम पे हमने एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस जो इनको स्टार्ट किया था और ये जितनी भी इंटरवेंशंस हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली इसको 3 से 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सेगमेंट और सेकंड सेगमेंट जो है जिसमें हमने उन इंटरवेंशंस का जिक्र किया था जो कि एडोलेसेंट्स और वुमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबली प्रैक्टिस की जा रही हैं। और इसके बाद न्यूनेट्स के वाले से हमने बात की थी जिसमें हमने बेनिफिट्स ऑफ डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग और विटामिन के और ए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनके बारे में जो एविडेंस बेस्ड स्टडीज हमें अवेलेबल हैं वो आपके साथ शेयर की थी। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, followed by we will discuss some strategies and delivery platforms which are suitable with respect to nutrition specific interventions. And lastly, we will see the delivery of nutrition intervention in humanitarian emergency settings. तो स्टार्ट करते हैं अभी, डायरेक्टली मैं पहुंचता हूं वहां पे। जी, nutrition interventions in infants and children. The first one is promotion of breastfeeding and supporting strategies. Breastfeeding और exclusive breastfeeding, आप बड़ी अच्छी तरह इनके डिफरेंसेस जो हैं वो जानते हैं। WHO की रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें इवन द राइट टाइम फॉर इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इस पे भी बड़ा फोकस किया जा रहा है और विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ जो है ना इसको इनिशिएट करने पे जोर दिया जाता है और इसके बाद इसको एक्सक्लूसिव फॉर 6 मंथ कैरी करने को कहा जाता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है कि इसमें इवन बच्चे को आप पानी भी नहीं पिलाएंगे, ठीक है। उसका जो हाइड्रेशन का जो लेवल है वो भी मिल्क से पूरा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो आजकल हम विटामिन ए के क्या लेंगे, ये सप्लीमेंटेशंस वगैरह की कैंपेन्स चलती हैं, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। और तीसरा मैसेज जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना अंटिल 2 years ऑफ एज और इवन मोर देन दैट ऑफ। तो ये WHO की रिकमेंडेशंस हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के वाले से बात करूं तो इवन USA में स्पेशली उनकी जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहां मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है चीजों को देखने का। तो वो 4 मंथ तक जो है ना वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो रखते हैं और उसके बाद बच्चे को जो है वो कम्प्लीमेंट्री फूड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। और इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि देयर किड्स आर मोर इंक्लाइंड फॉर कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एट द एज ऑफ 4 मंथ। उसके बाद उनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाती हैं कि जो कि मदर फीडिंग से पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ग्लोबल जो कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन जो इसको डील करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्टांस जो है वो 6 मंथ तक जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। जब हम ग्लोबल लेवल पे इसकी देखते हैं प्रोग्रेस तो उसमें हमें अनइवननेस एंड सब ऑप्टिमल लेवल्स जो है वो नजर आते हैं। यानी हर कंट्री में एक जैसा हमें ट्रेंड नजर नहीं आता। विद इन 1 आवर जो कहा जा रहा है कि बर्थ के विद इन 1 आवर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए, इसके बारे में अभी साइंटिफिक एविडेंस जो है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स कि अभी इसमें बहुत सारी रिसर्च करने की जरूरत है। Breastfeeding initiation within 24 hours of birth is associated with 44 to 45% reduction in all cause and infection related neonatal mortality and is thought to mainly operate through the effects of exclusive breastfeeding। मतलब ये एक हमें स्टडी मिलती है, ये स्टडी हमें बताती है कि विद इन 24 आवर्स भी अगर इसको इनिशिएट कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 50% के करीब जो है वो बच्चों में न्यूनेट्स के अंदर जो डेथ होने के चांसेस होते हैं विद इन 1 मंथ एज जो है वो बच्चे का कोलैप्स होने के जो चांसेस हैं उनको 50% तक
रिड्यूस किया जा सकता है, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ डाटा आपके साथ शेयर करूंगा। रिसेंटली इन 2018 नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है इसको लॉन्च किया गया, और इसमें कुछ जो की इंडिकेटर्स हैं माल न्यूट्रिशन के हवाले से, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और स्पेशली वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज और चिल्ड्रन के हवाले से जो है, चिल्ड्रन अंडर 5 तक जो है इसमें हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सिर्फ फोकस करूंगा आज के टॉपिक के हवाले से। तो अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो पाकिस्तान में 45.8% जो है वो पॉपुलेशन ऐसी नोट की गई है कि जो अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, चाहे आप इसको विद इन 1 आवर कह लें, चाहे आप इसको विद इन 24 आवर्स कह लें, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो इस पे अमल कर रही है। और तकरीबन 6 महीने तक जो है ना वो जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं उसको कंटिन्यू रखती है। ठीक है, तो बाकी स्टैटिस्टिक्स भी हम आगे इसमें देखते हैं। इसमें डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस में से ऑलमोस्ट 88% ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको ब्रेस्ट फेड किया जाता है, जिनको मदर फीड किया जाता है। और अगर हम विद इन 1 आवर की बात करें, जस्ट आफ्टर द बर्थ विद इन आवर, इसमें तकरीबन 45.8% पॉपुलेशन अमल करती नजर आती है। मेल फीमेल की टेंडेंसी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, कंपैरेटिवली आपको 1, 2, 3, 4% का डिफरेंस जो इसमें नजर आएगा। परसेंटेज हु रिसीव्ड अ प्री लैक्टियल फीड, इसमें ऑलमोस्ट 39.9% इंडिविजुअल्स हैं वो शामिल हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 48% पॉपुलेशन कंटिन्यू रखती है। और प्रीडोमिनेंटली ब्रेस्ट फीड पे ये एक और पैरामीटर आ गया जिसमें हो सकता है कि मिक्स फीडिंग भी की जा रही है, लेकिन पहला जो है वो प्रायोरिटी वो मदर फीडिंग है, और बच्चे की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती फिर उसको कोई और सोर्स जो है वो यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट 63% इंडिविजुअल्स ऐसे थे कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली देखा जाए तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे अमल कर रहे हैं। अप्रोप्रिएटली ब्रेस्ट फेड मींस जो WHO कहता है कि 2 इयर्स एंड आफ्टर 2 इयर्स भी इसको कंटिन्यू करना। तो इसमें 40% तक ऐसी मदर्स थी कि जिन्होंने ये प्रैक्टिस जो है वो 2 साल तक जारी रखी है। आफ्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन, बच्चों में फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड और सॉफ्ट टाइप की फूड्स जो हैं वो फैमिली फूड्स जो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसकी एक रीज़न ये होती है कि माँ जो है उसके माँ का दूध जो है वो बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो बच्चों में ग्रोथ इतनी रैपिड हो रही होती है कि उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी करना एक्सक्लूसिवली फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्ट हो जाता है। अगेन आपकी याद दहानी के लिए कि 1 साल के बाद बच्चा जो है वो अपने वजन का 3 गुना अचीव कर लेता है। ठीक है, यानी अगर उसका बाय बर्थ वेट 3 kg है तो 9 kg हो जाएगा। तो दिस इज द हेल्दी इंडिकेटर। सिमिलरली द हाइट विल बी डबल्ड, और इन टर्म्स ऑफ लेंथ अगर आप बात करें तो बच्चा जो है वो डबल लेंथ जो है वो अचीव करता है। इतनी रैपिड ग्रोथ, और स्पेशली जो कह लें कि जब आप ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं कम्प्लीमेंट्री फूड्स, इसमें हमें रैपिड ग्रोथ जो है वो नजर आती है। तो अगर ये बड़ा राइट टाइम है, अगर यहाँ पे हम इंटरवेंशन लॉन्च नहीं करते और माँ जो है वो सिर्फ अपना दूध ही उसको जारी रखती है, और जो फैमिली फूड्स हैं वो उसको बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती, तो इसकी वजह से फिर स्टंटिंग और वेस्टिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन जो है ना उसको सिर्फ ये ऑप्शन मिल रहा है। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो बच्चों को टाइमली इंट्रोड्यूस नहीं करवाते कम्प्लीमेंट्री फूड से। इसके बाद अगर हम देखें कि कम्प्लीमेंट्री फूड्स और उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग, ये दोनों को कंटिन्यू रखना
ये भी ऑलमोस्ट 38% पॉपुलेशन के अंदर हमें स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं। मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी जो कि एक इंडिकेटर है कम्प्लीमेंट्री फूड की, जब हम बात करेंगे वहां पे मैं इसको मजीद जो है वो एलेबोरेट कर दूंगा। तो ये पॉपुलेशन में तकरीबन 18% के करीब जो है वो देखा जा रहा है। पाकिस्तान में जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है इनिशियली ये 10 इयर्स के बाद किया जाता था, जैसे आपको 2001 का डाटा अवेलेबल है, उसके बाद 2011 में ये कंडक्ट किया गया और अब इसमें फ्रीक्वेंसी जो है उसको कुछ मॉडिफाई किया गया, डिसाइड किया गया कि इसको 5 to 6 इयर्स के बाद किया जाएगा। तो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे रादर देन इन 2021 इट इज अवेलेबल नाउ इन 2018। अब हम कंपैरिजन करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं आइदर पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। तो ये ब्लू कलर जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। In 2001 it was about 50%, which was reduced to 37% in 2011, and now there is increasing trend around 50% of the population. Exclusive breastfeeding की अगर हम बात करें, सॉरी अर्ली इनिशिएशन जो है ये भाई ब्लू लाइन 26 था, 40 पे गया और फिर 45 पे। तो इसमें एक आपको स्टडी लेवल जो है वो इंक्लाइंड नजर आ रहा है। इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देखें तो इसमें सॉरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये पहले 50% ट्रेंड था, उसके बाद 37 पे और अब जो है वो ऑलमोस्ट 48% के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। 50% आप कह सकते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड है, तो ऑलमोस्ट हम उसको टच कर रहे हैं। Nearly half of the Pakistani babies start breastfeeding within first hour of birth, which is 6% improvement as compared to 2011. The practice of early initiation of breastfeeding is only 3% higher in urban population as compared to rural areas. तो इन पे भी मजीद इन डेप्थ स्टडीज की जा सकती हैं, इनकी रीजंस जो ढूंढी जा सकती हैं कि अगर ये 2-3% का भी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो इसके पीछे क्या लॉजिक्स एग्जिस्ट करती हैं। प्रोविंस वाइज या रीजन वाइज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली 4 प्रोविंसेस आपको मिलते हैं और इसके अलावा इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इसमें कुछ फाटा के एरियाज जो हैं वो गिने जाते हैं। कुछ को केपीके के अंदर इमर्ज कर दिया गया है और इनको केपीके एनएमडी न्यूली मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह स्टिल जो है ना वो कुछ इस्लामाबाद जो है ना वो ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ट्रेंड वाइज अगर हम देखें तो प्रैक्टिस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वेरीज फ्रॉम 20% to 60%, एंड इट इज मिनिमम इन Gilgit Baltistan, whereas maximum has been reported in Balochistan. Proportion of children who are exclusively breastfed for the 6 months of life is highest again in KPK and KPK NMD, ठीक है। तो KPK के अंदर भाई हमें ये प्रोपोर्शन 68% 61% के करीब जो है वो नजर आ रहा है। तो ये डार्क ग्रीन कलर जो है ये मोर देन 50% को शो करता है, ठीक है। और पंजाब में, बलूचिस्तान में और AJK के अंदर आपको लेस देन 50% जो है वो टेंडेंसी नजर आती है। अगेन जो 3 पैरामीटर्स जिनकी मैंने आपसे पहले बात की थी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ये 48.4%, ये समरी मैं इसकी पेश कर रहा हूँ भाई। और इन्हीं में से 68.4% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 1 साल तक जो है वो मदर फीडिंग की जाती है। और मतलब कि ये 100% जो 48% थे ये 100% आगे नहीं मूव करते। और फिर 68% के बाद अगर पैरामीटर देखें तो मजीद इसमें से 50% बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 56.5% बच्चे ऐसे हैं कि जिनको 2 साल तक जो है वो मदर फीडिंग की जाती है। कंप्लीमेंट्री फीड्स के जितने भी पैरामीटर्स हैं
उनकी जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 पैरामीटर्स ग्लोबली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें एक मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर आ जाता है, इसके अलावा मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी है और मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट, ये 3 पैरामीटर्स हैं। तो इनको जब मेजर किया गया पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, तो देखा गया कि ऑल दीज पैरामीटर्स आर फार बिलो द एक्सेप्टेबल लेवल्स। In case of minimum dietary diversity, the score was 14.2%. Minimum meal frequency 18.2% and minimum acceptable diet 3.6%. अब मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ भाई। मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी जो है ये स्कोर टोटल भाई 7 फूड ग्रुप्स हैं, जिनको WHO जो है ना वो सजेस्ट करता है कि इनमें से बच्चों को फीड करना चाहिए। और इनमें ग्रेन्स शामिल हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स आते हैं इनके अंदर, लेग्यूम्स और नट्स शामिल हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, फ्लैश फूड्स आ जाती हैं जिसमें गोश्त है भाई हर किस्म का। तो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी स्कोर जो है इसमें कम अज कम भाई 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप्स को जाना, अगर कहीं पे टच किया जा रहा है तो उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ 14.2% बच्चे जो थे उनको 4 या 4 से ज्यादा ग्रुप्स में से फूड प्रोडक्ट्स मिल रही थी। तो ये बहुत ही भाई लोअर साइड पे स्कोर आता है। इसी तरह सेकंड पैरामीटर जो है वो मील फ्रीक्वेंसी को शो करता है और इसमें हमने प्रोपोर्शन देखना होता है कंपेयर करके बच्चों के साथ जिन जो कि 6 से 23 माह तक एज ब्रैकेट के अंदर फॉल करते हैं। और इसमें सेमी सॉलिड, सॉलिड और सॉफ्ट टाइप की फूड्स जो हैं वो दी जाती हैं और देखा जाता है कि कितनी बार मिनिमम इन अ डे उनको ये फूड प्रोवाइड की जा रही है। तो 6 से 8 महीने के जो बच्चे हैं उनको जितने बच्चे भी जिनको मिनिमम ट्वाइस अ डे कंप्लीमेंट्री फूड दी जा रही है उनकी रेशो काउंट की जाती है। और इसी तरह 9 से लेकर 23 मंथ तक 3 टाइम्स अ डे जिन बच्चों को कंप्लीमेंट्री फूड दी जाती है उनकी परसेंटेज है वो उसको मेजर किया जाता है। तो मिनिमल मील फ्रीक्वेंसी में जब हम इन दोनों एज के स्टैटिस्टिक्स को पुल अप करते हैं, ऑलमोस्ट 18.2% पॉपुलेशन जो है या बच्चे जो हैं पॉपुलेशन के उनको कंप्लीमेंट्री फूड्स जो हैं वो अवेलेबल थी। ऑलमोस्ट 1/5 कह लें कि जिनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हर 5 में से 4 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक कंप्लीमेंट्री फूड्स प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये बेसिकली रूट काजेज हैं। यहाँ पे अगर हम इंटरवेंशंस नहीं लाएंगे तो अल्टीमेटली लेटर लाइफ पे जाके हम बच्चों को, एडोलेसेंट्स को या वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज उनकी हेल्थ को हम बेहतर नहीं कर पाएंगे, ना ही हम कंट्री की प्रोडक्टिविटी जो है ना उसको ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा जो पैरामीटर है इसमें मिनिमल एक्सेप्टेबल डाइट, जो ये बेसिकली दोनों जो पहले पैरामीटर्स हैं मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी और मिनिमल मील फ्रीक्वेंसी, इन दोनों से जो है वो इसको ड्रॉ किया जाता है। और इसमें बेसिकली 7 ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं उनमें से स्कोर लिया जाता है। और टोटल इसमें भी बच्चे की एज जो है वो 6 महीने से लेके 23 माह तक जो है ना ये इस एज के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। और टोटल 8 इंडिकेटर्स जो हैं ग्लोबल उनमें से देखा जाता है कि कितने इंडिकेटर्स जो हैं उनके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो 7 इंडिकेटर्स जो हैं जो दुनिया में यूज हो रहे हैं, इसमें कह लें कि जी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है जिसकी हम विद इन आवर की बात करते हैं, फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जो विद इन 6 मंथ तक उसको कैरी रखना, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना एट द एज ऑफ 1 ईयर और फिर इंट्रोड्यूस करना सेमी सॉलिड, सॉलिड और सॉफ्ट टाइप ऑफ फूड्स, ये इसमें आ जाएंगी। फिर इसके बाद ये 3 यहाँ पे जो हमने स्कोर्स लिखे हुए हैं, मिनिमल डाइटरी डाइवर्सिटी, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी और तीसरा इसमें जो है ना वो कंजम्पशन ऑफ आयरन रिच फूड्स हैं, चाहे वो गोश्त है या फिर आयरन फोर्टिफाइड कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स हैं।
तो जो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट का जो पैरामीटर है, ये बेसिकली इन्फेंट चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस कर रहा है, और इसमें डाइटरी डाइवर्सिटी और फीडिंग फ्रीक्वेंसी दोनों जो है ना वो मैटर कर रही हैं। तो इसमें वो बच्चे शामिल किए जाते हैं जो मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी को फुलफिल कर रहे होते हैं, मीन्स के जो 4 या 4 से ज्यादा फूड ग्रुप्स को यूज कर रहे होते हैं एज अ डाइट, और इसके बाद जो मिनिमल फीड मील फ्रीक्वेंसी जो थी, मीन्स के जिसमें हमने कहा था कि 8 माह तक जो है वो बच्चे 2 बार जिनको कम्प्लीमेंट्री फूड दी जा रही हो, और 9 माह से लेकर 23 मंथ तक जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स अ डे। ये वो बच्चे जो पिछले दोनों पैरामीटर्स को अचीव कर रहे थे, उनका प्रोपोर्शन जो है वो मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो मीन्स कि ये 3.6 स्कोर जो है, ये पिछले दोनों जो पैरामीटर्स हैं उनसे इसको ड्रॉ किया गया है। तो ये भी भाई बहुत लो लेवल पे है, तो बड़ा पुअर स्टेटस हमें मिलता है जब हम कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। एज अप्रोप्रिएट कंप्लीमेंट्री फीडिंग की अगर हम बात करें, जेंडर वाइज भी डाटा अवेलेबल है, और मैं टोटल डाटा की बात करूंगा, ऑलमोस्ट 35% पॉपुलेशन जो है ना उसको एज के हिसाब से कंप्लीमेंट्री फीडिंग की जाती है। ठीक है, एज के हिसाब से क्या हो सकता है इसमें, इसकी कंसिस्टेंसी की भी हम बात कर सकते हैं, इसमें हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी की भी बात कर सकते हैं, इसमें हम डाइवर्सिटी की भी बात कर सकते हैं। मीन्स के बच्चों को शुरू में जो है वो हो सकता है कि लिक्विड, सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड की तरफ लेके आना, दिस इज द एज अप्रोप्रिएट। कमर्शियल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में आपको ऐसे कह लें कि कम्प्लीमेंट्री फूड्स मिलते हैं जिनमें एज वाइज लिखा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज एज अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अगेन ट्रेंड्स इन कम्प्लीमेंट्री फीडिंग अगर हम देखें, जिस तरह हमने ब्रेस्ट फीडिंग के ट्रेंड्स की आपके साथ बात की थी, और इसमें हमारे साथ पिछला जो सर्वे था और जो लेटेस्ट सर्वे इसका कंपैरिजन हम करेंगे। एज अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ये डार्क ब्लू कलर में भाई इंडिकेट हो रहा है कि 51 से कम होके 36 पे आ रही है, ये नेगेटिव ट्रेंड है। इसी तरह डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करें, जो लाइट कलर है, तो ये 3 से 14.2% पे पहुंच गई है, इट मींस दिस इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। आप यहाँ पे आपको जो इसको गालबन पिंक बोलते हैं, ये पर्पल बोलते हैं जी, मिनिमम मील फ्रीक्वेंसी जो है ये 56 से डिक्लाइन होके 18% पे पहुंच गई है, और मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट का जो स्कोर प्रीवियसली 7% था, ये 3.7% पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेजॉरिटी आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स के अंदर जो है ना वो डिक्लाइन नजर आ रहा है। अब हम ग्लोबली प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज को देखते हैं कि दुनिया में क्या कुछ किया जा रहा है जिनकी वजह से, और एविडेंस बेस्ड स्टडीज हमें क्या कहती हैं। तो एक स्टडी ऐसी है जिसमें बताया गया है कि काउंसलिंग या एजुकेशनल इंटरवेंशन करने से, यानी सिर्फ आपने माँ को इसके बेनिफिट्स बताने हैं, इसमें कोई फिजिकल फॉर्म में इंटरवेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट 53% वुमेन जो है ना उन्होंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर दी, और ये कितने दिन इनकी काउंसलिंग की गई है, जस्ट 1 डे, जस्ट एट द डे ऑफ बर्थ, यानी उनको कन्विंस किया गया, उनको बेनिफिट्स बताए गए हैं। और 30% के अंदर हमें इंक्रीज नजर आता है जब इस प्रैक्टिस को 1 मंथ तक कंटिन्यू किया गया, और 90% जो है ना इसमें इंक्रीज नजर आता है जब 1 से 5 माह तक काउंसलिंग और एजुकेशनल इंटरवेंशंस को जो है वो इसके सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये बड़ा एक मेजर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। कैलिफोर्निया में जो कह लें कि वहाँ पे विक्स के नाम से एक प्रोग्राम, वुमेन इन्फेंट चाइल्ड के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, उनका एक सेंटर हमने विजिट किया था। वहाँ पे एक लेडी से मुलाकात हुई जो कि 24 आवर एक ड्यूटी कह लें कि फ्री टोल फ्री नंबर अवेलेबल था, और जिसमें मदर्स को अगर ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 24 आवर्स हेल्पलाइन अवेलेबल थी, जहाँ पे वो कांटेक्ट करके उनसे
हेल्प ले सकती है, उनको गाइड किया जाता है, वर्चुअली उनको, टेलीफोनिकली उनको गाइड कर दिया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे कुछ कह लें कि एक्सेसरीज अवेलेबल थी जो कि एज अ सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं, ठीक है। तो जब हमने कहा ना कि पाकिस्तान में जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेटस ये है, तो बड़ा खुश हुई थी देख के। वो कह रही हैं कि आपके वहाँ पे लेडीज जो है ना एक अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि काफी हद तक डिक्लाइन आ रहा है, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी कोई इतने अच्छे इनिशिएटिव नहीं ले पाई। मैं बाद में आपके साथ कुछ इनिशिएटिव ऐसे यहाँ पे शेयर करूंगा जो कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए, और स्पेशली इस सेगमेंट के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स अगर लॉन्च किए जाते हैं तो हमें बेहतर प्रोग्रेस मिल सकती है। इसके बाद पहला तो प्रोसेस ये था ना कि भाई कन्विंस करना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, कम से कम 6 माह वाला जो ड्यूरेशन है। इसके बाद देखा गया कि उन मदर्स के अंदर सिग्निफिकेंटली रिडक्शन देखी गई, यानी नंबर ऑफ मदर्स वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड who were not breastfeeding their children. और 32% रिडक्शन है डे 1, 30% टिल 1 मंथ एंड 18% फॉर 1 to 5 मंथ। यानी ये वो मदर्स थी जिनको इस ब्रैकेट के अंदर लाया गया है। 32% रिडक्शन, ये वो थी जो कन्विंस नहीं थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इन्फेंट फार्मूला को यूज करना चाहती थी, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटकम हमें मिलता है। तो ये भाई 2 स्टडीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की हैं। आप मास्टर लेवल पे इस तरह की स्टडीज भी जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बंदा प्रोडक्ट बनाए, आप क्वालिटेटिव टाइप की स्टडीज जो है ना वो भी कंडक्ट कर सकते हैं। कंबाइंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग सीम टू बी बेटर देन इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग अलोन। ये भी एक बच्चे को मैंने इस पे काम भी करवाया, ठीक है। तो इसमें दोनों के प्लस और माइनस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कस्टमाइज्ड होती है कि आप एक एक बंदे के पास जाएंगे, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, ठीक है। आपने एक एक को एक्सेस करना है और सोर्स वाइज भी लिमिटेशंस आ जाएंगी। ग्रुप ग्रुप काउंसलिंग क्या है कि आपने एक जगह लोगों को इकट्ठा कर लेना है और उनको सेम मैसेज है वो कन्वे करना है। इसमें बाज दफा होता है कि अगर किसी एक को समझ नहीं आई तो वो दूसरे से भी हेल्प ले सकते हैं, तो सोर्सेज भी इसमें कम लगते हैं। अब तीसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि आप इंडिविजुअली भी टारगेट करेंगे और साथ हफ्ते में 1-2 बार उनको एज अ ग्रुप जो है वो भी कॉल करके मैसेज कन्वे करें। इट वाज ऑब्जर्व दैट combined effect of both interventions, individual as well as group counseling, is far better than alone, either individual or group counseling. ब्रेस्ट फीडिंग के वाले से जब हम बात करते हैं तो अभी वर्क इन्वायरमेंट जो है वो सपोर्टिव नहीं है, ठीक है। वर्किंग क्लास जो है उसके लिए सपोर्टिव इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ साथ सपोर्टिव स्ट्रेटेजीज जो है वो भी हमें कम मिलती हैं। एक सपोर्टिव स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिखी गई है मैटरनिटी लीव प्रोविजन, ठीक है, कि माँ को बच्चे की पैदाइश के बाद कितने महीने छुट्टी जो है वो दी जाती है, और आइदर ये पेड लीव है या, ठीक है, इसमें पे नहीं किया जाता। तो interventions in workplace to support breastfeeding for women found no trials। तो ये देखें कितना बड़ा गैप है, इस तरह की स्टडीज जो है वो अभी कंडक्ट नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। Although some trials are underway, much more needs to be done to access innovations and strategies to promote breastfeeding in working women, especially in underprivileged communities। तो अब भी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज तो दूर की बात है, जो प्रिविलेज कम्युनिटीज है ना वहां पे भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी हमें इतनी फैसिलिटीज नजर नहीं आती। मैंने यहाँ पे कुछ पिक्टोरल शो करने की कोशिश की है। जैसे ये फर्ज किया कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे एक रूम जो है वो स्पेयर कर दिया गया है जिसको मदर रूम का नाम दिया गया है। तो जिस माँ ने भी बच्चे को फीड करना होगा वो यहाँ आके फीड कर सकती है। ये एक और सेटअप है जहाँ पे इस तरह का जो फैसिलिटी अवेलेबल है, ये भी आप देख रहे हैं। इवन अगर कोई ट्रेवल कर रहा है तो बस के अंदर ये छोटा सा एक पार्टीशन वाला सिस्टम जो है वो किया जा सकता है। तो कुछ कंट्रीज के अंदर इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं कि वाइल्ड ट्रैवलिंग भी। और इसके साथ साथ ये माइट भी आप अवेयर होंगे, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है और ये अपने बच्चे के साथ जो है वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। इसी तरह पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, जब ये बिलावल जरदारी और ये बाकी बच्चे छोटे होते थे तो इनके साथ वो पार्लियामेंट में आती थी।
तो ये आल्सो पॉजिटिव मैसेजेस कन्वे करना मकसद होता है, ठीक है। वर्किंग वुमेन का मतलब हर किस नहीं है कि बच्चों की केयर उसने नहीं करनी, ठीक है? तो माँ अपना जो रोल है ना, डुअल रोल उसको परफॉर्म कर रही होती है, वो अ, जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको भी परफॉर्म कर रही है और इसके साथ साथ एज अ पेरेंट भी वो बच्चे को लेके चल रही होती है। मैटरनिटी लीव अराउंड द वर्ल्ड अगर हम देखें तो हमें बड़ा गैप नजर आता है इसमें दुनिया के अंदर। किसी में चंद हफ्ते की बात हो रही है, किसी में ये ईयर्स तक ड्यूरेशन जा रहा है। तो इस वक्त सबसे अच्छे स्टैटिस्टिक्स हमें मिलते हैं स्वीडन के अंदर, जहाँ पे जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो 480 डेज तक वो लीव अवेल कर सकती है, और इसमें से 390 डेज जो है वो 80% के हिसाब से उसको वेजेस भी पे की जाती हैं। नॉर्वे के अंदर मोर देन 400 डेज जो है वो 1 साल से ज्यादा माँ को छुट्टी दे दी जाती है, और 100% पे के ऊपर उसको छुट्टी मिली होती है ताकि वो बच्चे की केयर कर सके। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इस वक्त बड़ी डिक्लाइन हो रही है। यूके, क्रोशिया, सर्बिया, यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि उनका मकसद क्या है कि लोग इस कह लें कि पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। वहाँ पे जो कपल्स हैं वो बच्चों को कंसीव नहीं करना चाहते, तो अब ऐसे पैकेजेस उनको दिए जा रहे हैं कि जिनसे उनको इनकरेज किया जा सके। स्वीडन जो है, इसमें हर पेरेंट को 90 डेज तक छुट्टी मिल सकती है भाई। अ, जब पैटर्नल लीव की मैं बात करूं तो पैटर्नल लीव से मुराद क्या होती है, जिसमें फादर को भी कुछ दिन छुट्टी दी जाती है ताकि दोनों मिलके जाना वो बच्चे की केयर कर सकें। इसके अलावा 25% तक जो है ना उनके वर्क आवर्स को कम कर दिया जाता है। मीन्स के जो 8 घंटे ड्यूटी थी वो 6 घंटे कर दी जाती है। कब तक? जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता। आप इमेजिन करिए कितना इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है। 8 साल तक माँ जो है, ये वर्किंग क्लास जो है वो अ, 1 कह लें कि 4th उसको टाइम में कंसेशन दे दी जाती है। पेरेंटल लीव जो है, ये भी भाई कह लें इवन पेरेंटल लीव अगर फर्ज किया आपको अनएम्प्लॉयड है इंडिविजुअल, तो उसको भी उसी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है जिस तरह के एम्प्लॉयड को किया जाता है। नार्वे के स्टैटिस्टिक्स जो है वो 46 वीक्स तक और 80% पे के साथ। इसके अलावा 16 टू 18 वीक्स इज अ शेयर्ड, मीन्स के इसमें 9-9 हफ्ते हो सकता है कि या 8-8 हफ्ते जो है वो दोनों इकट्ठा भी करके छुट्टी ले सकते हैं, या एक पेरेंट जो है ना वो 16 से 18 हफ्ते तक छुट्टी ले सकते हैं। तो देयर इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वर्क लाइफ बैलेंस। उन लोगों कंट्रीज में ये सोच है कि अगर इंसान जिंदा होगा तो फिर काम कर सकेगा ना, तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन लाइफ एंड वर्क। और यहाँ पे तो 5 डेज अ वीक हम वर्किंग कर रहे हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और कुछ कंट्री में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे 6 दिन हफ्ते में जॉब की जाती है। तो अब ये नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह के जो कंट्रीज हैं यहाँ पे इवन 4 डेज अ वीक वाला कंसेप्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये समझती है कि ये बंदे जो है ना, ये अगर 4 दिन 3 दिन या अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करें, 4 दिन यहाँ पे आके जॉब करेंगे, तो ये 4 दिन में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू कि इनको रोज यहाँ पे बुलाएं और इनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो और यहाँ पे ये वर्क इन्वायरमेंट भी इनको प्रॉपर यहाँ पे ये परफॉर्म ना कर पाए। क्रोशिया के इंडिकेटर्स हैं, यूके के इंडिकेटर्स आपके सामने हैं, सर्बिया, ठीक है। इवन बाज दफा कुछ कंट्रीज का मैंने पढ़ा है कि वहां पे अगर 2 बच्चे हो जाएं तो फिर उनको एक गाड़ी जो है वो 4 सीटर वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर 4 बच्चे हो जाएं तो इसके हिसाब से 8 सीटर तक जो है ना वो गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। मकसद क्या है कि किसी तरीके से लोगों को कन्विंस किया जाए, माइल किया जाए कि वो अ, उनकी जो पॉपुलेशन के अंदर जो डिक्लाइन नजर आ रहा है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जाए। अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स हैं वो पुअर साइड पे हैं। यूएई के अंदर 6 वीक्स की छुट्टी दी जाती है, स्विट्जरलैंड में 12 वीक्स हैं, बेल्जियम 15 वीक्स है। यहाँ पे पाकिस्तान का मुझे डाटा नहीं मिला, लेकिन मैं वैसे जानता हूँ कि पाकिस्तान में 6 माह की छुट्टी दी जाती है, ठीक है। और इसमें भी 3 माह वो प्रेगनेंसी जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है वो खवातीन अवेल कर लेती हैं, और बाकी 3 से 4 माह जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करती हैं। इंडिया के अंदर ये 26 वीक्स है। तो पाकिस्तान में 6 मंथ का मतलब है 24 वीक्स। 4 वीक्स हो गए भाई एक महीने के अंदर,
और 24 वीक्स जो है वो 24, 25, 26 ये बिल्कुल इंडिया वाला ट्रेंड जो है यहाँ पे भी हमें नजर आता है। जबकि इसमें अगर आप देखें तो टॉप पे आपको अगेन वही कंट्रीज नॉर्वे, क्रोशिया, स्वीडन ऑलमोस्ट 55, 56, 58 वीक्स तक जो है वो मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। पेड लीव अवेलेबल टू मदर्स 2016 का एक डाटा मुझे मिला है, तो इसमें दो पैरामीटर्स हैं, टोटल वीक्स कितनी की जाती है और उसमें से फुल पे के साथ कितने वीक्स जो है वो छुट्टी दी जाती है। तो फॉर एग्जांपल एस्टोनिया यहाँ पे ऑलमोस्ट 160 प्लस वीक्स जो है वो छुट्टी की जा सकती है और उसमें से ऑलमोस्ट हाफ जो है वो पेड लीव होगी, ठीक है। बाकी कंट्रीज का डाटा जो है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज ऑफ जीडीपी पर कैपिटा बात की जा रही है, स्पेंडिंग पर चाइल्ड ऑन पेरेंटल लीव स्कीम्स, यानी इस पर्पस के लिए जो स्कीम्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं वो 3-4 किस्म की हैं भाई। तो इनमें आगे जो है वो एक्सपेंडिचर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसमें टॉप पे देखें तो हम ज्यादा जो पैसे हैं ना वो उनकी पेमेंट के ऊपर आते हैं, पे देना, ठीक है। और इसके बाद एजुकेशन और केयर, फिर अर्ली प्री प्राइमरी सपोर्ट और चाइल्ड केयर सपोर्ट, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डाटा अवेलेबल है। डाइटरी डाइवर्सिटी एंड कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, भाई अब हम इसकी प्रमोशन की बात करेंगे। पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। तो टाइमली इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशनली रिच फूड्स इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीडिंग एट अबाउट 6 months of age and typically provide for 6 to 23 months of age, ठीक है। तो ये कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है ना, जब इसको हम डिफाइन करें तो इसमें ये 2-3 चीजें आ जाती हैं कि एक तो फूड सेफ हो, न्यूट्रिशियस हो और टाइमली उसको इंट्रोड्यूस करना, और उसका जो लिमिट है वो 23 months ऑफ एज तक होनी चाहिए। Different approaches have been used to create indicators of dietary diversity and to study the association with the child malnutrition. Significant association between complementary feeding practices and height for Z-score, ठीक है। तो पॉजिटिव आउटकम्स भाई मिले हैं उन सोसाइटीज के अंदर जहाँ पे कंप्लीमेंट्री फीडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और स्पेशली अगर हम हाइट फॉर जी स्कोर एक पैरामीटर देखें जिसमें बेसिकली एक टिपिकल इंडिविजुअल जो है ना उसका वेट जो है वो देखा जाता है एवरेज बच्चों के वेट के साथ जो है, ठीक है, जो उसी एज ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं और वो रेफरेंस पॉपुलेशन का काम कर रहे होते हैं। तो ये जी स्कोर जो है इसके अंदर भी हमें इंप्रूवमेंट नजर आती है। 9 of 11 कंट्रीज में यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम नजर आया, ठीक है। ये बेसिकली हाइट फॉर एज बॉयज और गर्ल्स के डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं। मैंने जस्ट एक मॉडल आपको यहाँ पे दी है और इसके हिसाब से आप देखें, ये ईयर है और इसके साथ 12 मंथ तक ये चलेगा और फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। इस तरह ये डिफरेंट नंबर्स में ये चार्ट्स हमें अवेलेबल हैं 5 साल से लेके 19 साल के बच्चों तक। तो इसके अंदर हमने बच्चों का रेफरेंस पॉपुलेशन जो है उसके साथ ही कंपैरिजन करके देखना होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ पे